लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हरीश कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, रामस्वरूप ग्रामोद्योग परास्नातक महाविद्यालय पुखराया, कानपुर देहात। आपके साथ 20 HIC 131 प्राचीन भारत प्रारंभ से 300 CE तक विषय वस्तु को ध्यान में रख करके आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है। पूर्व के लेक्चर में मैंने आपके साथ साझा किया था कि वास्तव में इस कालखंड को समझने के लिए प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं। उन ऐतिहासिक स्रोतों में हमने चर्चा करी थी कि साहित्यिक हैं, पुरातात्विक हैं और कुछ विदेशी वृत्तांत हैं, विदेशी लेखकों के विवरण हैं, जिनके आधार पर हम इस कालखंड के इतिहास को समझते हैं। साहित्यिक में जहां हमने वेदों को देखा था, चारों वेदों को देखा था, वेदांग को देखा था, अरण्यक को देखा था, उपनिषद को देखा था। लौकिक साहित्य में मैंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ा था, पाणिनि की अष्टाध्यायी को पढ़ा था, कल्हड़ की रजत रंगड़ी को पढ़ा था। और इसी तरह से पुरातात्विक स्रोतों में हमने चर्चा करी थी कि किस तरह से मध्य एशिया से प्राप्त स्तंभ लेखों से लेकर के अशोक के समय तक प्रचुर मात्रा में स्तंभ लेख, शिलालेख, मृण मूर्तियां, मुद्रा लेख इस कालखंड पर प्रकाश डालते हैं। विदेशी लेखकों के विवरण में मैंने मेगास्थनीज की इंडिका की बात करी, जस्टिन की बात करी थी, प्लूटार्क की बात करी थी मैंने, हेरोडोटस जो हिस्ट्री का पिता था उसके बारे में चर्चा करा था मैंने कि किस तरह से हिस्टोरिका में वो बताता है कि दारा प्रथम के साम्राज्य का भारत 20वां प्रांत था। तो कुल मिलाकर के जब हम प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ चुके हैं तो इस मतलब यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि वास्तव में इंसान जब धरती पर आया तो वो किस तरह से प्रारंभिक अवस्था से लेकर के जो उसकी शिकारी संग्रहकर्ता की अवस्था थी और कृषि पशुपालक के सफर में उसका कैसा पड़ाव रहा। हम देखते हैं कि मनुष्य अपने अस्तित्व के आरंभ से आज तक करीब 99% समय तक उसका हिस्सा संग्रहकर्ता और शिकारी के रूप में रहा। मात्र 10,000 वर्ष पूर्व ही कृषि उत्पादन करना सीखा मनुष्य, पशुपालन करना सीखा मनुष्य। तो वास्तव में शिकारी संग्रहकर्ता और के रूप में मनुष्य का जो यात्रा थी उसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ये दो जो शिकारी संग्रहकर्ता की स्थिति थी ये करीब 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू होती है। हम पाषाण के, पत्थर के औजारों के आधार पर इस समय के कालखंड के मनुष्य की प्रवृत्तियों को, उनके सामाजिक और दैनिक जीवन को समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल की संस्कृति का उदय अभिनूतन युग में शुरू होता है। यह करीब 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू होता है। औजार के रूप में ये हाथ की कुल्हाड़ियां हमें मिली हैं, तक्षणी मिली हैं। और अगर इसके भौगोलिक संरचना को देखें तो कश्मीर घाटी में ये पाषाणकालीन हथियार मिले हैं, राजस्थान में लूनी नदी के आसपास मिले हैं, नर्मदा घाटी के आसपास मिले हैं और भीमबेटका से तो चित्रकारी के पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे वो किन किन पशुओं के बारे में जानते थे। ये भीमबेटका विंध्य क्षेत्र में स्थित है। इसी तरह से अगर हम पूरा पाषाण काल के बाद जाएं कि मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल का जो समय है वो करीब 8000 BCE से शुरू होता है। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल में जो प्रमुख अंतर हम देखते हैं, एक तो औजारों की बनावट में देखते हैं। पहले क्या था, पहले नुकीले औजार नहीं होते थे, अब नुकीले औजार बनने लगे, त्रिकोण बनने लगे, ब्लेड बनने लगे, जिससे शिकार करना आसान हो गया। और औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन के कारण छोटे घरों, छोटे जो खास करके पशु थे उनका भी शिकार ये करने लगे और बड़े पशुओं का भी शिकार करने लगे। माने बड़े के साथ साथ ही छोटे जानवरों का भी शिकार मध्य पाषाण काल के लोग अपनी हथियार में कुछ पैनापन ला करके करने लगे। और इनके जो विवरण मिलते हैं पुरातात्विक उत्खनन से जो जगह जगह, तो जैसे राजस्थान में एक तिलवारा है, तिलवारा से विवरण मिलता है, कुछ साक्ष्य मिले हैं।
राजस्थान में ही बागौर है, वहां से भी मिलता है। और सराय नहर जो आपके अपने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रतापगढ़ जनपद में है, यहाँ से भी पर्याप्त मात्रा में उपकरण, औजार, पाषाण के और चित्रकारी के मतलब विवरण मिलते हैं। जैसे भेड़, बकरी, सुअर के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में इंसान आमतौर पर शिकारी और संग्रह करता था। वो दरअसल उत्पादक नहीं बना था, वो पशुपालक नहीं बना था। वो शिकार करके और प्रकृति की हूबहू चीजों को संग्रह करके अपना पेट भरता था। और अव्यवस्थित उसकी दिनचर्या थी, इकट्ठा भी नहीं रहता था। भीमबेटका और मिर्जापुर की कला एवं चित्रकला से इस पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इंसान की जिंदगी में आमूल-चूल बदलाव कब से शुरू होता है, तो वो बड़ा ही स्वर्णिम समय है जिसको नवपाषाण काल कहते हैं। करीब 5500 बीसीई से लेकर के 3500 बीसीई के बीच में नवपाषाण काल का युग आता है। यहाँ पर ये बदलाव आ रहा है कि जो शिकारी और खानाबदोशी इंसान था, वो संग्रहकर्ता से उत्पादक बन गया। ये बहुत बड़ा बदलाव था नवपाषाण काल में। पहले वो प्रकृति की हूबहू चीजों को संग्रह कर लेता था, उसी को खाता था और उसी का वो सेवन करता था। लेकिन यहाँ क्या है, वो उत्पादक हो गया। और जौ, गेहूं और चावल जैसे कुछ पौधों के को वो रोप करके और उनसे उत्पादन करता था। ये एक तरह से उसकी अवस्था में बदलाव था। पशुपालन दूसरी चीज थी। हमने देखा कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल में पशुपालक नहीं था किसान, लेकिन यहाँ क्या है, वो पशुपालन करने लगा और पत्थर के औजारों पर पालिश करने लगा। ये दरअसल पाषाण उपकरणों के वैज्ञानिक विधि से परीक्षण के बाद इस चीज को हम समझ पाए हैं। इंसान मृदभांड बनाना शुरू कर दिया। मृदभांड क्या होता है? चाक के पहिए, पहिए का आविष्कार इस नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी। अग्नि का आविष्कार इस पाषाण काल की नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी। हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल का जो मानव था, वो प्रकृति पर अधिक नियंत्रण स्थापित किया और प्राकृतिक संसाधनों का अपने हिसाब से दोहन भी करना शुरू कर दिया था। सबसे प्राचीन अगर हम देखें कि विश्व में सबसे प्राचीन किसान कहाँ के थे, तो हम देखते हैं कि नील नदी के किनारे मिस्र से ऐसे अवशेष मिलते हैं। पश्चिम एशिया में करीब 8000 वर्ष बीसीई पूर्व के अवशेष मिलते हैं। पाकिस्तान जो भारत का ही हिस्सा था, बलूचिस्तान से 6000 बीसीई के आसपास, बेलन घाटी में 4500 बीसीई के आसपास, और वैसे ही दक्षिण भारत में 2500 बीसी के के आसपास हमें नवपाषाण कालीन इंसानी फितरत के अवशेष मिलते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं में कृषि कार्य करना, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला और पहिए का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार और एक स्थान पर बस जाने जैसी प्रवृत्तियां शुरू होती हैं। आप सोचिए कि जो आदमी घुमक्कड़ है, लगातार शिकार कर रहा है और अस्थाई नहीं है, और नवपाषाण काल में जब कृषि कार्य करना शुरू किया और वो अस्थाई रहने लगा, तो जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में एक स्थान की खुदाई से पता चला है कि कृषि के प्राचीनतम रूप का पता चलता है यहाँ भारत में। कश्मीर घाटी में गुफा कराल में हमें उस युग के इंसानों के आवास मिलते हैं और हड्डी के औजार मिलते हैं। हड्डी के औजार मिलते हैं। देखिए कि कितनी तब्दीली उनके तकनीक में आ रही है, ज्ञान में आ रही है। ऐसे ही बेलन घाटी में हम कोलडीहवा की बात करते हैं, तो कोलडीहवा में भी हमें संस्कृति के 3 स्तर मिलते हैं। पहला जैसे नवपाषाण काल के सांस्कृतिक स्तर मिलता है, ताम्र पाषाण कालीन सांस्कृतिक स्तर मिलता है और लौह पाषाण कालीन सांस्कृतिक स्तर भी कोलडीहवा से मिलता है। और अगर आगे चले हम, तो हम देखते हैं कि इंसान पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल दोनों एक श्रेणी में आएगा। इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते इंसान शिकारी संग्रहकर्ता से उत्पादक की स्थिति में आ गया, पशुपालक बन गया, कृषि सीमित मात्रा में करने लगा, पाषाण के हथियारों में एक नुकीलापन और पालिश की कला आ गया,
पहिए का आविष्कार कर लिया, अग्नि का आविष्कार कर लिया, और कम से कम जिन पौधों को रोपा था उनको देख रेख करके लिए वो एक स्थान पर रुकना शुरू किया। अब हम देखते हैं कि वास्तव में इस नवपाषाण काल के बाद क्या तब्दीलियां आ रही हैं। तो अब है एक दूसरे टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ेंगे कि वास्तव में जिसको हम इंडस वैली कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को हम पढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता के तीनों स्तरों पर हम व्यापक चर्चा करेंगे। वो क्या है तीन स्तर? कि एक तो हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक परिस्थिति कैसी थी, विकसित हड़प्पा सभ्यता कैसे थी, और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद उसके अवशेष पर या उसके अगल बगल कौन सी संस्कृति पनपी और बढ़ी, इसी पर हम आज अभी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 20 लाख वर्ष पूर्व इंसान के अभिनूतन युग से इंसान के कुछ पाषाणकालीन साहित्य मिलते हैं, फिर नवपाषाण काल का युग आता है और उसके बाद आरंभिक और विकसित मानव का स्वरूप दिखता है। आरंभिक हड़प्पा काल की बस्तियों में हम सबसे पहले मुंडी गाग को देखते हैं। ये दक्षिणी अफगानिस्तान में है। यहाँ से हमें उत्खनन में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग मिलता है। अभी इंसान पकी हुई ईंटों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। विशाल भवन मिला है जिसमें खंभों की दीवारें बनी हुई हैं। ऐसे ही क्वेटा घाटी एक प्रमुख स्थल है जो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। क्वेटा घाटी में दम्ब सादात एक बहुत स्थान है जहां पर चित्रकारी किए गए मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। ऐसे ही मध्य दक्षिणी बलूचिस्तान है, वहां पर बालाकोट की स्थिति देखिए आप। यहाँ की बस्तियों से फारस के समय के संपर्क के कुछ सूत्र मिलते हैं। सिंधु क्षेत्र जब आता है और घग्गर हाकरा नदियों के बीच के पास की बस्तियों में हम देखते हैं यहाँ पर एक अमरी संस्कृति थी जिसमें हड़प्पा पूर्व अवशेष मिले हैं, मकान के अवशेष मिले हैं। ऐसे ही कोटदीजी, मेहरगढ़ सबसे प्रमुख पूर्व प्राक हड़प्पा संस्कृति है और मेहरगढ़ से पत्थरों की मालाएं बनाते हुए अवशेष मिले हैं। लाजवर्द मणि का प्रयोग करते हुए मिलते हैं। आगे के काल में हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि को व्यापकता के साथ उपयोग में लाया जा रहा है। तो ऐसे ही पंजाब में हम बहावलपुर की बात करते हैं। कालीबग्गा एक ऐसा स्थान है जिसमें प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा तीनों के अवशेष मिलते हैं। मतलब कच्ची ईंट के मकान और जुते हुए खेत, तांबे कांसे पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाना, हल एवं पहिए वाली गाड़ियों का प्रयोग, मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा, ये सब प्राक हड़प्पा काल में इंसान को जानकारी थी। अब अगर हम आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकसित स्वरूप क्या था। जब हम एक बात और आपसे हम बताते चलें कि वास्तव में 20वीं शताब्दी तक हमें नहीं पता था कि कोई हड़प्पा सभ्यता जैसी चीज भी है इतिहास में। लेकिन जब अंग्रेजों ने एशिया मतलब विलियम जोन्स ने इन पुराने खंडहरों का, इन पुरालेखों का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से और या वैदिक पीरियड से भी पीछे जाता है। और उन्होंने कार्बन डेटिंग के आधार पर इन फॉसिल्स का और खास करके इन अवशेषों का, पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया और वैज्ञानिक सपोर्ट से इन्होंने ये निर्धारित किया कि वास्तव में भारत की इस सिंधु क्षेत्र की भूमि पर एक विशाल सभ्यता थी जो जमीन के नीचे दफन है, उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि इस सभ्यता के निर्माता कौन थे। जगह जगह से जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई तो यहाँ पर एक मिश्रित जनसंख्या का स्वरूप उभर के आता है। जैसे प्रोटोआस्ट्रलाइट की बात करते हैं, भूमध्य सागरीय अल्पासेनियन और मंगोलाइट, ये चारों प्रकार की नस्ल जो इंसानी हड्डियां और अवशेष मिले हैं उनके आधार पर हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के रूप में देखते हैं। सिंध सभ्यता के मतलब कुछ मानना है कि भाई द्रविड़ और सुमेरियन, दास आदि लोगों ने इसको बसाया। सुमेरियन सभ्यता उस समय इसकी समकालीन सभ्यता थी। इसी तरह से द्रविड़ लोग जो दक्षिण में आज भी बसे हैं, और दास दस्यु का कुछ विवरण ऋग्वेद में मिलता है उनके बीच संघर्ष का। तो कुछ इतिहासकारों ने ये बताया कि भाई इस हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़, सुमेरियन और दास लोग थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का जो एक सिद्धांत थ्योरी आई, वो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे,
गार्डन चाइल्ड एक मतलब बड़े विद्वान इतिहासकार थे, उन्होंने इसे सुमेरियन निर्माताओं को बताया। राखाल दास बनर्जी द्रविड़ को बताते हैं। और जब व्हीलर की बात करते हैं तो कहता है कि दस्यु और दास ये भारत की पूर्व लोग ही थे जिन्होंने इस सभ्यता को निर्मित किया। अब हम देखते हैं कि इस प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। हड़प्पा के को बारे में जानते हैं कि 1921 में राखाल दास बनर्जी ने जब इसकी मतलब खुदाई कराई कुछ रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहां के टीलों की, तो उन्हें बड़ा अद्भुत और आश्चर्य हुआ और पुरातात्विक पद्धति को अपनाते हुए बाद के वर्षों में मार्शल के अधीन जब उसकी खुदाई हुई तो हड़प्पा में बहुत बड़ा श्रमिक आवास, उर्वरा की देवी की एक मूर्तियां भारी मात्रा में, पीतल का इक्का, अन्नागार जैसे अवशेष मिलते हैं। ऐसे ही मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में बृहद स्नानागार मिला। अब इस स्नानागार के बारे में तो मार्शल ने कहा कि भाई तत्कालीन विश्व का ये आश्चर्यजनक नमूना था। एक तरह से कांस्य नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली है, योगी और पुजारी की मूर्ति में एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है, पशुपत शिव की मूर्ति यहाँ से मिली है मोहनजोदड़ो से, और कुंभकारों के भट्ठे यहाँ से मिले हैं, गले हुए तांबे के ढेर यहाँ से मिले हैं। मतलब पुरातात्विक अवशेष मोहनजोदड़ो से पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। ऐसे ही लोथल है, गोदीबाड़ा यहाँ से मिला है, बेलनाकार मोहरे और 3 युगल समाधियां लोथल के पुरातात्विक ये रत्न हैं। कालीबग्गा जुते हुए खेत में हमने अभी चर्चा करी थी कि भाई यहाँ से प्राक हड़प्पा के, विकसित हड़प्पा के और पूर्वोत्तर हड़प्पा के तीनों काल के अवशेष मिले हैं। अब पुरातत्व शास्त्री जब इनका उत्खनन करता है क्षैतिज रूप से तो वो समझता है कि भाई ये स्तर किस युग का है, इसके नीचे का स्तर किस युग का हो सकता है। ऐसे ही सुरकोटड़ा में घोड़े की अस्थियां मिली हैं। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो नगर नियोजन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व से पश्चिम की दिशा में 2 टीले होते थे और पूर्व में एक तरह से आवास होते थे और पश्चिम में गढ़ी या दुर्ग होते थे। जाहिर तौर पर इस गढ़ी या दुर्ग में शासक वर्ग या राजा रहते रहे होंगे। किले बंदी चारों तरफ से की जाती थी, जल निकास की उत्तम व्यवस्था था और नगर नियोजन की सबसे प्रमुख विशेषता थी कि यहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये इनका प्रमुख था। सड़कों के किनारे नालियां होती थी, मेनहोल होते थे। ब्रिटिश इतिहासकार तो कहते हैं कि भाई 18वीं शताब्दी तक लंदन भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी जल निकास व्यवस्था को नहीं अपना पाया था। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अगर हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो हमें ये साहित्य पुरातात्विक स्रोतों से ये हम कयास लगा सकते हैं कि वास्तव में इस विशाल क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था, आपको बताते चले कि करीब 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला था। उत्तर में कश्मीर में मांडा और दक्षिण में पूर्व में राखीगढ़ी बनवाली, पश्चिम में बलूचिस्तान, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। ये एक पतंग के आकार का जो विस्तृत क्षेत्र था, यहाँ पर करीब 1000 के आसपास स्थल हड़प्पा सभ्यता के मिले हैं। इसमें 6 को तो महानगर कहा गया है। यहाँ पर एक व्यापक शहरी नियोजन, जल निकास प्रणाली, ये सब व्यवस्था की गई थी। तो उस आधार पर हम इसकी राजनीतिक व्यवस्था का अगर आकलन करते हैं तो संभवतः यहाँ पर वणिक वर्ग का शासन रहा होगा और निश्चित रूप से एक केंद्रीय सत्ता इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रण में रखती रही होगी। पिगट ने तो ये कहा कि भाई यहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन था। उनके जहन में वो स्नानागार और तमाम जो धार्मिक प्रतीक मिले हैं, इसके आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यहाँ पर जो है पुरोहित वर्ग का शासन था। सामाजिक व्यवस्था जब हम हड़प्पा सभ्यता की देखते हैं तो हमें लगता है कि ये मात्र प्रधान थी। करीब 2000 के आसपास मृण मूर्तियां मिली हैं और उसमें मात्र शक्तियां की मूर्तियां ज्यादा हैं। पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे, श्रमिक और ये सारे मतलब तत्व जो है उन मृण मूर्तियों के आधार पर इनको निर्धारित किया गया है कि सामाजिक व्यवस्था के अंग रहे होंगे। संभवतः इतने वर्ग रहे होंगे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी थे, पुरातात्विक स्रोतों से ऐसा पता चलता है।
सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मजे की बात है कि सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के कुछ साधन भी अपनाते थे। पासा मिला है जगह जगह, तो इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई सिंधु सभ्यता में पासे का खेल होता था। नृत्य पर्याप्त मात्रा में था, और क्योंकि कांस्य नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिली है, और तो लगता है कि उस समाज में उस समय मनोरंजन के साधनों में नृत्य का प्रचलन रहा होगा। शिकार के पर उदाहरण मिलते हैं। शिकार के कुछ चित्र मृण मूर्तियों पर मिलते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक स्थिति में जो है शवों को दफनाने की तीनों विधियां भी थी। पहले में जैसे पूर्णकालिक समाधान था, और अर्धकालिक अर्ध समाधान था, और संक्षिप्त आंशिक समाधान की प्रथा यहाँ पर थी। अगर हम हड़प्पा कालीन धार्मिक तत्वों का विश्लेषण करें, तो हम देखते हैं कि भारी मात्रा में जो मृण मूर्तियां मिली हैं, उनके आधार पर इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता मात्र सभ्यता थी, मात्र प्रधान सभ्यता थी, और मातृ देवी की मूर्तियां वहां भारी मात्रा में मिली हैं। हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है जिसमें एक मातृ शक्ति से जो है पौधे को उगता हुआ दिखाया गया है, तो यहाँ पर इसको उर्वरा देवी और उर्वरा शक्ति के रूप में देखा गया। लिंग और यौन पूजा के पर्याप्त पुरातात्विक साहित्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। ऐसे ही वृक्ष पूजा के अवशेष भी मिलते हैं। पशुपत शिव जो निरंतरता में हड़प्पा सभ्यता से लेकर के और हमारी आज तक की वर्तमान संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, उसका संकेत हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। धर्म के अन्य तत्वों में स्वास्तिक एक बड़ी चीज है। शायद हड़प्पा की सभ्यता के लोगों को इसका ज्ञान था, और ये मृण मूर्तियों पर जगह जगह स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्वास्तिक से वो लोग परिचित थे। आर्थिक गतिविधियों में देखें हम, तो हड़प्पा सभ्यता की जो आर्थिक गतिविधियां थी, उसमें वाणिज्य और व्यवसाय प्रमुख था। वाणिज्य व्यापार उनका आंतरिक और बाह्य दोनों था। कृषक के रूप में क्षेत्रीय जो हड़प्पा नगर और शहरों के इर्द गिर्द के लोग थे, वहां पर कृषि कार्य होता था। लकड़ी के हल कुछ जगह पर मिले हैं, गेहूं जो और जो खजूर के दाने भी मिले हैं, कपास का उत्पादन करते थे, और कुबड़ वाले सांड से हड़प्पा के लोग परिचित थे। वाणिज्य व्यापार में हम देखते हैं कि परिवहन के रूप में हड़प्पा में मोहरों पर कुछ जहाजों और नावों के चित्र मिलते हैं। जाहिर तौर पर इससे यह स्पष्ट होता है कि इन जहाजों से अंतर्देशीय व्यापार होता था, और छोटी नावों से जो है बहिर्देशीय व्यापार होता था, जब बड़े जहाजों से, और छोटी नावों से अंतर्देशीय व्यापार होता था। इसके अलावा बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी भी जगह जगह पर मूर्तियों इसकी जो है मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। शिल्पकारी हड़प्पा सभ्यताओं की बहुत उत्कृष्ट थी। सबसे महत्वपूर्ण है कि तांबा और टिन मिलाकर के कांसा बनाते हैं। हम जानते हैं कि उस समय सिंधु सभ्यता के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में तांबे के अवशेष नहीं मिलते हैं, मतलब तांबे की खादान नहीं मिलती है। तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान के खेतड़ी से वो लोग तांबा प्राप्त करते रहे होंगे। वैसे ही टिन को अफगानिस्तान से प्राप्त करते रहे होंगे, और तांबा और टिन को निश्चित अनुपात में मिला करके एक मजबूत धातु जिसको कांसा कहते हैं, ये बनाने की कला हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वहां पर दिख रहा है, वैज्ञानिक पुट दिख रहा है। हड़प्पा के लोगों ने जो है अपेक्षाकृत कठोर धातु को एक निश्चित अयस्कों को मिला करके बनाया, और जो मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी है, वो ढलुआ विधि जिसको मधुच्छिष्ट विधि कहते हैं, उससे बनी हुई ये जीता जागता उदाहरण है कि हड़प्पा के सभ्यतों में मतलब एक तरह से विज्ञान की जानकारी मिलती है। ऐसे ही अगर हम इनके विज्ञान की बात करें, तो बिटुमिनस का लेप जो है मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार मिला है, उसके दीवारों पर लगाया गया है, जिससे पानी का रिसाव ना हो। तो ये दो चीजें हैं जो हड़प्पा सभ्यता के इंसानों को एक तरह से वैज्ञानिक पहलुओं से जोड़ती हैं। ये बहुत बड़ी चीज थी। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या लेखन का ज्ञान था, कौन सी लिपि अपनाते थे वो। तो हम देखते हैं कि लिपि में वो
चित्रात्मक लिपि को अपनाते थे, जिसको अभी पढ़ा नहीं गया है, और 64 मूल चिन्ह थे इसमें। मृण मुद्राओं पर ये अंकित है जगह जगह। इसी तरह से बाट माप की इकाई से ये लोग परिचित थे, और 16 के अनुपात में इनकी बाट माप की इकाई थी। सीप और हाथी दांत का इनका स्केल मिला है। मुहरें और सर्वोत्तम कलाकृति में करीब 2000 मुहरें मिली हैं। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में राखीगढ़ी से पश्चिम में बलूचिस्तान, तो बाट माप की इकाई में एक रूपता हम देखते हैं। इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि संभवतः एक केंद्रीय प्रशासन रहा होगा। अदरवाइज बाट माप के स्केल में तो अंतर आ सकता है, और ये बाट माप जो है की इकाई 16 के अनुपात में थी। व्यापार की बात मैंने कहा कि वाह व्यापार, दूसरे देशों के साथ व्यापार में हड़प्पा सभ्यता एक अग्रणी था, और निश्चित रूप से हड़प्पा सभ्यता का व्यापार इसके मतलब बाह्य देशीय व्यापार इसके पक्ष में था। सुमेरियन लेखों में, जैसे सारगौन के लेखों में पता चलता है कि व्यापारी मेलुहा सिंधु के साथ व्यापार करते थे। लाजवर्द मणि, टीन बाहर से मंगाते थे ये लोग, और समुद्र का प्रमुख कारण हड़प्पा सभ्यता के हम विदेशी व्यापार ही को मान सकते हैं। मेसोपोटामिया का शासक था सारगौन, और करीब 2350 बीसीई के आसपास का उसका एक लेख मिला है। उसमें दिलमुन, मागन और मेलुहा के जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे, ऐसा विवरण मिलता है। और इस बात की पुष्टि लोथल में बेलनाकार मोहरों के मिलने से भी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि फारस के साथ इनका जो है व्यापार होता था, और वो व्यापार भारत के पक्ष हित में था। भारत की समृद्ध का, सिंधु सभ्यता की समृद्ध का प्रमुख कारण वो व्यापार था। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक तरह से जो वैज्ञानिक कालक्रम के हिसाब से 2350 से 1750 ईसा के पूर्व में इतिहासकारों ने माना, ये अपने मतलब उन्नत अवस्था में थी। भौगोलिक सीमा में देखें तो कश्मीर, हमने अभी चर्चा करी कि कश्मीर में मांडा, और नीचे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मुहाने के पर स्थित दैमाबाद, हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी, और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का भी अंग है ईरान की सीमा पर, वहां पर बलूचिस्तान है। ये एक पतंग के आकार का हड़प्पा का क्षेत्र था। इसमें कुछ शहर थे तो कुछ छोटे छोटे स्थल थे। इन शहरों में हमने शहरी विन्यास को देखा कि नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की एक अद्भुत उपलब्धि थी। इतने व्यवस्थित किलों का निर्माण, सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी चौकोर काट रही हैं, सड़कों के किनारे नालियों की उत्तम व्यवस्था, मेन होल होना, शवदाह की तीनों प्रणालियों का मिलना, और विभिन्न स्थलों के खुदाई से जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, उनके आधार पर हम इनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मान्यताओं पर कुछ प्रकाश डाल पाए हैं। राजनीतिक मान्यताओं में हमने देखा कि संभव इतिहासकारों में एक मतता नहीं है। कुछ वणिक वर्ग के शासक को मानते हैं, तो कुछ लोग पुरोहित वर्ग के शासन को मानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि राजा वर्ग यहाँ पर था। और इस सामाजिक मान्यताओं में हम देखते हैं कि सामाजिक रूप से वो लोग सरल थे, और मात्र देवियों की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, मतलब प्रकृति के तमाम जो पशु थे उनकी भी पूजा करते थे। शिवलिंग, आद्य शिव और एक श्रृंगी बैल, ये इनके प्रतीक प्रमुख रूप से थे। और शवदाह की तीनों प्रणालियां यहाँ पर थी। विज्ञान और तकनीक के बारे में हम देखते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता के लोगों को इसकी पर्याप्त जानकारी थी। जो भी वस्तुएं मिली हैं, खास करके मोहनजोदड़ो की जो कांस्य नर्तकी है, हमने अभी चर्चा करी कि ये वास्तव में उनकी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का अद्भुत नमूना है। समाज में मनोरंजन के प्रमुख साधनों में हमने पासे के खेल को देखा। हमने देखा कि पासा एक तरह का जुआ होता है। हमने देखा कि नृत्य प्रचलन में था। ये सारे उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। आर्थिक व्यवस्था में हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, और जाहिर तौर पर शहरी सभ्यता के जो मूल तत्व होते हैं, उनका आधार होता है वाणिज्य और व्यवसाय।
वो वाणिज्य व्यवसाय जब तक फलता फूलता रहता है, सभ्यता विकसित होती रहती है, उसके लिए सपोर्टिंग में क्या चाहिए कि सराउंडिंग एरिया से जो खास करके खाद्यान्न वस्तुएं हैं वो आती रहें। तो हड़प्पा की सभ्यता के लोगों ने आंतरिक देश के आंतरिक हिस्सों से जो व्यापारिक संबंध बनाए, उसमें उनको रसद खाने पीने की चीजें मिलती थी, और जो बाह्य देशों के साथ संबंध बनाए उसमें आयात निर्यात की कुछ प्रमुख वस्तुएं होती थी जो भारत के पक्ष में यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पक्ष में थी। अब सवाल उठता है कि इतनी उन्नत सभ्यता जो इतिहास के कालक्रम में 2350 से 1750 के आसपास अपने उन्नत अवस्था में थी, वो उसका पतन कैसे हुआ? तो यहाँ उसके पतन के सिद्धांतों में भी इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। पहले मैं मार्टिन हुलर की बात करता हूँ। मार्टिन हुलर एक साम्राज्यवादी लेखक थे, उत्खनन करता थे और भारत के तमाम पुरा स्थलों की उन्होंने प्रत्यक्ष उसको देखा और उसका विश्लेषण किया। वो इन मुद्दों पर जब का विश्लेषण करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई सहसा पतन का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित कर दिया। अब मार्टिन हुलर ने जब सहसा पतन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो इस पे वाद विवाद होना लाजमी था। अपने पक्ष में वो पुरातात्विक स्रोतों की जब बात करते हैं तो कहते हैं भाई मोहनजोदड़ो से 26 नरकंकाल मिले हैं, और बलूचिस्तान में अग्निकांड का ऐसा कुछ सिम्टम्स मिला है जिससे हम कह सकते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए और उन्होंने एकाएक सभ्यता के सारे लोगों को, बच्चे बूढ़े और स्त्रियां सभी को मार डाला और पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई, और बलूचिस्तान में अग्निकांड हुआ, पूरी बस्ती को आर्यों ने जला दिया। अपने इस पुरातात्विक साक्ष्यों के सपोर्ट में जब व्हीलर कुछ साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो ऋग्वेद में जैसे हरिप्रिया हरिप्रिया शब्द आया है, पुर आया है, पुरंदर आया है, और इंद्र को जो है किलों को भेदने वाला कहा गया है। तो इसको प्रमाण के रूप में आते हैं कि भाई आर्यों के देवता इंद्र थे, और जब आर्य बाहर से आए तो उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को बिल्कुल नष्ट कर दिया और वहां पर आर्य संस्कृति का बसाव हुआ। लेकिन हम दूसरे इतिहासकारों ने इस खास करके हुलर के इस तर्क को, सहसा पतन के तर्क को अब सिरे से नकार दिया है और इसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विनाश अगर आर्यों ने किया तो हमें आर्यों के भारत आगमन के कालक्रम को भी देखना होगा। एक अभी हम जब आगे आर्य संस्कृति को पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि बोगच कोई का एक अभिलेख मिला है 1500 बीसीई का। उसमें इंद्र, वरुण, नासत इन देवताओं के नाम है जो संभवतः आर्य देवता ही है, उन्हीं के नाम है। और सिंधु सभ्यता का पतन 1750 तक हो जाता है और 1500 ईसा पूर्व के पहले भारत की भौगोलिक सीमा में सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यों का आगमन होता नहीं है। तो दरअसल ये जो 200 वर्षों का नेपथ्य है इसको हम कैसे दूर करेंगे? अगर हम आर्यों को उत्तरदायी मानते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कि उन्होंने आक्रमण किया और बस्तियों को जला दिया और नष्ट करके यहाँ पर आर्य सभ्यता, तो दरअसल इतिहासकार इस बात को अब नकार दिए हैं। दूसरी थ्योरी में जैसे लैम्ब्रिक एक बड़े पुरातत्व शास्त्री थे, उन्होंने सिंधु नदी और इसके नदी तंत्र के बहावों का विश्लेषण किया हजारों सालों का, और भाई उन्होंने कहा कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया, इसलिए जो बड़े शहर थे वो इस नदी की गाद में जो है समा गए और डूब गए, और मतलब वहां पर गाद जमा हो गई और इस सभ्यता का पतन हो गया। फेयर सर्विस पारिस्थितिक असंतुलन को बताते हैं। फेयर सर्विस जब पारिस्थितिक असंतुलन को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अधिशेष जब तक रहता है तब तक कोई भी सभ्यता फलती और फूलती रहती है, और वो अधिशेष चाहे उनके वाणिज्य व्यापार से सरप्लस प्रोडक्शन हो या फिर क्षेत्रीय सीमा पर बसे हुए जो गांव हैं, जो शहर के जीवन को संचालित करने के लिए दैनिक खान पान की चीजें भेज रहे हैं, उसमें संभवतः कमी आई होगी और इसकी वजह से पारिस्थितिक असंतुलन हुआ होगा और यह सभ्यता जो है विनाश हो गई। डी.के. चक्रवर्ती का नाम आता है। वो कहते हैं कि नगरीय एवं ग्रामीण संतुलन बिगड़ने से यह विनाश हो गया। आज भी अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो नगरों का अस्तित्व कहीं ना कहीं ग्रामीण सपोर्ट से ही है, क्योंकि रॉ मटेरियल और खाने पीने की चीजें गांवों से ही शहरों में जाती हैं और शहर पूरी तरह से उद्योग धंधों और वाणिज्य व्यापार पर
रहता है। लेकिन उसके पीछे का जो है वो एक कृषक समुदाय और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही उसको सपोर्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो विभिन्न इतिहासकारों ने ये सिद्धांत दिए हैं, उसमें हम सहसा पतन के सिद्धांत को नहीं मानते। और आज विद्वान तो इस बात पर विमर्श कर रहे हैं और मान रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि उसकी सांस्कृतिक क्षेपण में एक तरह से बदलाव आया है। और हम देखते हैं कि सिंध में जैसे अमरी हो गया, चुन्नू दड़ों में झूकड़ संस्कृति हो गया के रूप में ये दिखती है पूर्व उत्तरवर्ती हड़प्पा में। और अब हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता पर हम विचार करते हैं, इस पर रिसर्च हो रहा है और इसको भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश किया गया है। जब हम हड़प्पा सभ्यता के विनाश यानी सहसा विनाश की जगह इसके निरंतरता पर हम जब विचार करेंगे, तो हम देखते हैं कि वास्तव में ये जो शहरी नगर और वाणिज्य व्यापार प्रधान सभ्यता थी, ये धीरे-धीरे पुनः ग्रामीण संस्कृति में बदलती चली गई। और इस सभ्यता के जो अवशेष हैं, वो हमको ग्रामीण संस्कृति में देखते हैं, जिसको हम कहते हैं ताम्र पाषाणिक काल इसके बाद आता है, उसमें दिखते हैं। अगर हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता के वो कौन से तत्व हैं जो हड़प्पा के समाज से लेकर के और आज के वर्तमान समाज तक अपनी निरंतरता को बनाए हुए हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे पशुपत शिव, मातृ देवी, लिंग पूजा और पशु उपासना, अग्नि पूजा और नाप तौल की जो प्रणाली है, ये दरअसल हड़प्पा सभ्यता के जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, वहां से लेकर के अनवरत ये कहीं न कहीं मेरे वर्तमान सामाजिक आर्थिक प्रणाली में भी इसके अंश दिखते हैं, इसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। दूसरी चीज बैलगाड़ी, नावें, ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों में प्रचुर मात्रा में उपयोग किया, क्योंकि मृण मूर्तियों पे इसके तमाम चित्र मिले हैं और वो आज तक निरंतरता में है। बैलगाड़ी तो हमारे कृषक समाज का आधार ही था करीब 2 दशक 3 दशक पहले भारत में। तो हड़प्पा सभ्यता की ये विशेषताएं परवर्ती चरण में भी चलती रही हैं और जो आज के भी सिम्टम्स में दिखते हैं। अब हम देखते हैं कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता का उदय, उसका विस्तार और पतन, इन तीनों को हम की सम्यक विवेचना हम कर चुके हैं। तो अब ये बात समझनी है कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद एक नया युग कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है, जिसको ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। यह ग्रामीण संस्कृति थी। इसकी विशेषता थी पत्थर और तांबे के औजारों को एक साथ उपयोग में ये लोग लाते थे। अब पत्थर और तांबे के औजारों को साथ साथ में ये लोग प्रयोग करते थे और हम देखते हैं कि ये सर्वप्रथम औजार के रूप में इंसान ने तांबे को उपयोग में लाया। अगर किसी धातु, हम ये सवाल करें कि आखिर वो कौन सी धातु थी जिसको इंसान ने सबसे पहले औजार के रूप में प्रयोग किया, तो वो तांबा थी। ये लोग ग्रामीण समुदाय के लोग थे, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग, और इनका जो क्षेत्रीय विस्तार था वो पूर्वी राजस्थान में आहार और गिलुंद है, पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा और कायथा की संस्कृतियां हैं, और महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति है, जहां पर ताम्र पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। इनकी प्रमुख विशेषता क्या है कि काले एवं लाल मृदभांड जो है, इस काल की संस्कृति को पुरातात्विक बल प्रदान करते हैं। जैसे अतरंजी खेड़ा से काले एवं लाल मृदभांड मिले हैं। इनकी बाहरी सतह पर चमकदार पॉलिश हुई थी। ये क्या दिखा रहा है कि जो इंसान है मृदभांडों पर पॉलिश करने की भी कला सीख रहा है और उनके आकार और सुंदरता को भी बढ़ा रहा है। दूसरा, चित्रित धूसर मृदभांड भी इस संस्कृति के अहम हिस्से थे और अहिच्छत्र और मथुरा की खुदाई में ये मृदभांड मिले हैं। कई क्षेत्रों में उत्तरी कालीन मृदभांडों के साथ साथ चित्रित धूसर मृदभांडों का मिलना यह दिखाता है कि इस ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का विस्तार, इसके उपयोग और इसकी तकनीक को कैसे इंसानों ने स्वीकार किया या अपनाया। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा काल के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी राजस्थान में उत्खनन के द्वारा इन क्षेत्रों से उन्नत ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष
मिले हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है। और अगर इनके कालक्रम को हम निर्धारित करें तो ये करीब 1700 बीसीई से लेके 600 बीसीई तक जाते हैं। और इससे उत्तर हड़प्पा को अगर हम कहें तो उत्तर हड़प्पा गिरवे मृदभांड प्रयोग में लाते हैं, काले मृदभांड प्रयोग में लाते हैं और सिलेटी मृदभांड का प्रयोग करते हैं। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इनके द्वारा प्रयोग किए गए पाषाण उपकरण हथियार, तांबे का प्रयोग, चित्रित और काले धूसर मृदभांड के आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं। और हम हड़प्पा संस्कृति से और इनकी संस्कृति में जो गैप है, जो बदलाव आ रहा है, कि जहां पर वो शहरी सभ्यता थी, विभिन्न या जो कारणों की चर्चा मैंने किया जिनकी वजह से वो सभ्यता शहरी सभ्यता का पतन हुआ, वो अब ग्रामीण संस्कृतियों में वो बदल गई। और जब ग्रामीण संस्कृतियों में बदल गई तो अब ये संस्कृतियां जैसा कि है कि हड़प्पा के पतन के बाद से 600 बीसी तक खुदाइयों में विभिन्न स्थानों से मिली हैं। लेकिन यही वो समय है जब भारत में आर्यों का आगमन होता है और वैदिक संस्कृति का भी उत्थान होता है। तो दरअसल ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के पृष्ठभूमि में ही अब हम क्या देखेंगे कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के बाद एक वैदिक युग आता है। और इस वैदिक युग की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मान्यताएं क्या थी, और इस समय के लोगों का जीवन यापन कैसा था, धार्मिक मान्यताएं कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था किस स्तर की थी, इस पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वास्तव में कि ये वैदिक युग क्या है। सबसे पहले हम आर्यों की बात करते हैं। मैक्स मूलर एक विद्वान थे। उनका मानना है कि आर्य शब्द का अर्थ जाति या प्रजाति से बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अभिप्राय भाषा से है। और बाद में भाषा विद्वानों ने जब अध्ययन किया तो बताया कि भाई यूरोप की और आर्यों की जो भाषा है, इसमें एक तरह से समरूपता है। एक विद्वान थे के अरद, उन्होंने 1767 में ग्रीक और यूनानी लैटिन भाषाओं का गहन अध्ययन किया और आर्यों की मूल भाषा जो संस्कृति थी उसका अध्ययन किया। तो उन दोनों के बीच में उन्होंने गहन अंतर संबंधों को पाया। तो भाषा के आधार पर एक ये आर्यों की पहचान की जा सकती है। विलियम जोन्स पहले पुरातत्व शास्त्री थे जो 1786 में इस मान्यता का विस्तार से विवेचन किया कि वैदिक संस्कृति एवं यूरोप की कुछ अन्य प्रमुख भाषाएं जैसे इटालियन, यूनानी, लैटिन, जर्मन आदि, पाश्तो, ये कहीं न कहीं आर्य परिवार की ही भाषा थी। और आपको याद होगा कि जब हिटलर जो है जर्मन आर्य की बात करता है तो उस बात से भी इस बात को बल मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषाई आधार पर समान भाषा समूह से संबंधित इस प्रजाति समूह को हिंद यूरोपियन आर्यन के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा इतिहास का सवाल ये हुआ कि भाई आर्य लोग कौन थे, उनका मूल निवास कौन था। तो एक पंडित गंगानाथ झा हैं, उन्होंने तो कहा कि ब्रह्मर्ष देश को आर्यों का मूल निवास माना गया है। ऐसे है डी.एस. त्रिदेव थे, उन्होंने मुल्तान स्थित देविका को आर्यों का मूल निवास स्थान है। कल्ल थे, एल.डी. कल्ल थे, कश्मीर तथा हिमालय को मूल स्थान माना। तो दरअसल भारतीय उत्पत्ति के आर्य के सिद्धांत को बहुत बल नहीं दिया जा सकता है। बलूचिस्तान से ब्राह्मी भाषा का पता चलता है, दक्षिण परिवार की भाषा थी, जो इस बात का सूचक है कि संपूर्ण भारत अथवा कम से कम उसका एक बड़ा समूह भाषा की दृष्टि से अनार्य था। इसका मतलब आर्य लोग बाहर से आए। बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट रूप से लिखा कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव में थे और उसके आधार के रूप में उन्होंने ऋग्वेद का एक सूक्त मतलब किया कि उत्तरी ध्रुव में एक स्थान है जहां पर दीर्घकालीन उषा की स्तुति की मिलती है उत्तरी ध्रुव में। तो उन्होंने कहा कि ये आर्य लोग भी जिस दीर्घकालीन उषा का की स्तुति कर रहे हैं वो चूंकि उत्तरी ध्रुव में मिलती है तो ये उनका वहां का निवास स्थान रहा होगा। अभी मैंने चर्चा करा था कि मध्य एशिया में एक बोगज गोई अभिलेख मिला है जिसपे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य इन 4 देवताओं के नाम मिलते हैं 1500 ईसा पूर्व के आसपास।
और वो वही देवता कामोवेश आर्यों के देवता हैं। तो इस आधार पर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम सैंधव क्षेत्र नहीं बल्कि मध्य एशिया के क्षेत्र से आर्य यहाँ पर आए होंगे या इधर की तरफ उन्होंने रुख किया होगा। मैक्स मूलर आर्यों के निवास स्थान को एशिया मानते हैं और इसी तरह से गार्डन चाइल्ड इसको कहते हैं कि भाई आर्य लोग जो है दक्षिणी रूस में थे। उसके लिए उन्होंने पुरातात्विक एवं भाषा शास्त्रीय सामग्री को एक आधार बनाया। दक्षिणी रूस आर्यों का मूल निवास स्थान था और अधिकतर संगत वो इस बात को इस आधार पर मानते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास था वहां पर दक्षिणी रूस और उसके आसपास जो दीर्घकालीन उषा की बात तिलक करते हैं उससे इस बात को बल मिलता है। और ऋग वेद में आर्य शब्द को 33 बार आया है। पूरे इस वैदिक वांग्मय को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, एक ऋग वैदिक युग और दूसरा उत्तर वैदिक युग जिसको लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। तो ऋग वैदिक काल में इतिहासकारों में एक सहमति बनी है कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच ऋग्वैदिक काल था, जिसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है। और इस ऋग्वेद को कदाचित कुछ पुरातात्विक साक्ष्य खास करके चित्रित धूसर मृदबांड कुछ जगह जगह मतलब की खुदाइयों से जो मिले हैं वो इस युग को एक तरह से पुष्ट देते हैं, पुरातात्विक सपोर्ट देते हैं। जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वेदों को श्रुति कहा गया है, ये अपौरुषेय हैं, इनका कोई लेखक नहीं है और न कालक्रम में इसको किसी ने लिखा है, बल्कि श्रवण मनन निदिध्यासन जो परंपरा थी लंबे वर्षों में जब गुरु ने किसी की स्तुति की और मंत्र विकसित किया तो वो मंत्र अपने शिष्यों को रटा दिया, वो शिष्य अगली पीढ़ी को दे दिया और बाद में फिर जो है ये जो कंठस्थ किए गए थे श्लोक उनको लिपिबद्ध कर दिया वेद व्यास ने। तो 4 वेदों में जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इस संहिताओं का एक तरह से संकलन किया गया। ऋग्वेद पीरियड जो है उसकी जो हम देखते हैं कि 10 मंडल हैं इसमें, तो 1, 8, 9 और 10वां मंडल जो है बाद के हैं, क्षेपक के रूप में माने जाते हैं। प्रथम एवं 10वां मंडल तो निश्चित रूप से बाद में जोड़ा गया है, बाकी मंडल प्राचीन है 7 से लेकर के 2 से लेकर के 7 तक। और ऋग्वेद में अनेक संहिताएं हैं, जैसे हमने शाकल संहिता की बात करते हैं। ऋग्वेद को अगर हम ईरानी ग्रंथों के साथ उसकी तुलना करें तो जैसे अवेस्था की भाषाओं में काफी समानता है। तो ये मतलब ऋग्वेद का मूल आधार है। पहले और 10वें जो मंडल हैं उसमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों में मनु, शिशि, प्रतिष्ठा नामक पुरुषों की ऋचाएं संकलित हैं। लोभ मुद्रा का नाम सर्वश्रेष्ठ स्त्री के लेखकों में आता है और इसके साथ ही घोषा, अपाला और लोभ मुद्रा जैसी स्त्रियों का नाम ऋग्वेद के मंत्रों में आता है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में ये जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि कहाँ थी, भारत की किस भौगोलिक सीमा में ये बसाव किए थे आगे। तो आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान एवं गंगा घाटी था। मुख्य भूमि सप्त सैंधव प्रदेश था। ये जो झेलम, बिसस्ता, चिनाब, पुरुषनी, सरस्वती ये जो नदियां हैं हिमालय के पर्वत से निकलने वाली ये 7 नदियां, यही सप्त सैंधव प्रदेश इन आर्यों का मूल निवास था। और ये पंजाब और पाकिस्तान के आसपास ये इस क्षेत्र फैला हुआ था। ऋग्वेद श्लोकों में, ऋग्वेद की ऋचाओं में स्पष्ट रूप से हिमालय का वर्णन है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से वो लोग परिचित थे। हिमालय की एक छोटी मंजुवंत पर्वत का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है, जहां पर सोमरस मतलब ये लोग प्राप्त करते थे, ऐसा विवरण जो है मिलता है। पश्चिम की ओर कुंभा, काबुल और कुर, गोमती और सुवास नदियों का वर्णन इस ऋग्वेद में मिलता है। अब आज हम देखते हैं कि हम ऋग्वेद का काल निर्धारण और ऋग्वेद की भौगोलिक सीमा का निर्धारण कर चुके हैं। तो अब जाहिर है कि हम देखेंगे कि इनका राजनीतिक संगठन कैसा था। ऋग्वैदिक आर्यों को पंचजन्य कहा गया है और पंचजन्य इसलिए कहा गया है कि अनु, वृद्ध, युद्ध, कुरु और तुर्वस ये 10 आर्यों के कबीले थे जो कई जनों में विभक्त थे। इनका अधिपत राजा था।
और राजा जो है साम्राज्य यानी भौगोलिक सीमा पर जो है ऋग्वैदिक राजा शासन नहीं करता था, बल्कि उसको राजन कहते थे और वो अपने कुल पर शासन करता था। कुल को कुलप कहते थे, ग्राम को ग्रामणी कहते थे, विश्व को विश्वपत कहते थे और जन को राजन कहते थे। तो कहने का मतलब ऋग्वैदिक आर्यों में राजनीतिक संगठन की जब बात करते हैं, तो राजा की जो सीमा थी, वो क्षेत्रीयता से नहीं जुड़ी थी, बल्कि वो अपने कुल पर काम करता था। और इस कुल के रूप में राजा के 2 काम होते थे। एक तो हरे घास यानी चारागाह के मैदानों को सुरक्षित करना, 2 कुलों के बीच में जब युद्ध होता है तो उसका नेतृत्व करना और अपने कुल की रक्षा करना, ये राजा के प्रमुख काम होते थे। और देश या राष्ट्र के लिए जो है राष्ट्र शब्द आया है, लेकिन ये राष्ट्र संप्रभुता यानी क्षेत्रीयता से जुड़ा हुआ नहीं था। दशराज युद्ध का विवरण वेदों में मिलता है। भारतों के राजा सुदास थे और उनके पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था, जिनमें पंचजन्य के अतिरिक्त 5 लघु जातियां थीं, जो संभवतः भारत में पहले से ही रही होंगी। अनिल, पश्क और भलानस, शिव और विशिपति जैसे। विश्वामित्र इस 10 राजाओं के पुरोहित थे और मुद्रा राक्षस युद्ध में सुदास की विजय होती है, और जो ऋग्वैदिक समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था। मतलब 10 राज युद्ध जो है ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण घटना है, विवरण है। और सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच ये सुदास निवास स्थान करता था। अगर राजा की स्थिति की बात करें तो राजतंत्र था और राजा को जन का रक्षक माना जाता था, अभी मैंने बताया। दुर्गों का भेदन करने वाला कहा गया है, पुराभेक्षा कहा गया है। और युद्ध के वातावरण में सेना और जाति का नेतृत्व करने के लिए जनसंख्या का धीरे-धीरे विस्तार हुआ। राजा का पद दैवीय नहीं था, ये ध्यान रखने की बात है, बल्कि कबायलाई मुखिया के रूप में जाना जाता था। यद्यपि राजा का पद दैवीय नहीं था, फिर भी आनुवांशिकता की बात इसका पुट इसमें दिखता है। राजा भूमि का स्वामी नहीं था, ये हमने अभी स्पष्ट किया। वो प्रधानता युद्ध का नेता होता था और सभा और समिति राजा पद के महत्वाकांक्षाओं को, निर्णयों को सीमित करती थी। आपको ये समझना है कि सभा एक तरह से उच्च एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी और उच्च कुल के व्यक्ति ही इसमें भाग ले सकते थे और समिति सर्वथा साधारण की सभा थी। तो यद्यपि राजतंत्र में क्षेत्रीय अवधारणा नहीं जुड़ी थी, फिर भी राजा सामूहिक निर्णय लेता था और सभा एवं समितियों के निर्णयों से राजा कहीं न कहीं बंधा हुआ था। सेनानी, ग्रामीणी और अस्पर्श जैसे कुछ पदों की बात आती है। मृत्युदंड की प्रथा जो है नहीं थी, बल्कि शारीरिक दंड और जुर्माना वैदिक समाज में दिया जाता था। अगर हम सामाजिक जीवन को देखें तो ऋग्वैदिक आर्यों के सामाजिक जीवन का जो आधार था, वो परिवार था। और परिवार का मुखिया राजा पिता होता था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का अर्थ व्यवसाय के चयन से हुआ है। दशम मंडल के पुरुष सूक्त में जो है शूद्र शब्द का विवरण मिलता है। सती प्रथा के प्रचलित होने के उदाहरण नहीं मिलते हैं, बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलते हैं, बल्कि औपचारिकता पूरी करने के लिए सांकेतिक रूप से रानी चिता पर लेटती थी, पुनः उनसे उठने के लिए कहा जाता था। ऐसा दशम मंडल में विवरण मिलता है और संभवतः ये क्षेपक है, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया, बाद में जोड़ा गया था। विधवा विवाह नहीं होता था, फिर भी संतान की प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा का साक्ष्य इस वैदिक वांग्मय में मिलता है। स्थितियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों भोजन करते थे ये। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्य लोग जो है एक साधारण जीवन था। आर्यों के वस्त्र में 2 तरह के चीजें थी, जैसे नीबी कमर के नीचे पहना जाता था और बासव कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था, और अर्धवास का उपयोग करते थे। ऊपर से धारण किया जाने वाला एक ओढ़नी था, जो कमोबेश आज तक की परंपरा में वो चली आ रही है। प्रसाधन की कला से परिचित थे और नाई को बाप्ता कहा गया है। ये शब्दावली जो है वैदिक वांग्मय में मिलती है। जब आर्यों के मनोरंजन और आमोद प्रमोद की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण उनका पूर्णतः उपयोगितावादी था।
वो रथ दौड़ करते थे, घुड़दौड़ करते थे, जुआ खेलते थे, पाशा खेलते थे और प्रमुख मनोरंजन के ये साधन हुआ करते थे। पाशे की बात मैंने किया तो अभी इंडस वैली में बताया था कि इंडस वैली के प्राप्त पुरातात्विक स्रोतों में से पासे मिले हैं, तो कहीं न कहीं वो निरंतरता यहाँ पर दिख रही है। कृषि एवं पशुपालन आर्थिक जीवन के आधार थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा गया है। इसे क्षेत्र भी कहा जाता था और फाल का उल्लेख है जो संभवतः लकड़ी का होता था। ध्यान देना कि ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे के फाल का ज्ञान नहीं है, बल्कि वो लकड़ी के फाल का उपयोग कर रहे हैं। जौ और धान्य का उल्लेख मिला है और ऋग्वैदिक आर्य चावल से परिचित नहीं थे, ऐसा मतलब इतिहासकारों का मानना है। गायें ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी। जैसे गब दुहिता पुत्रियों को कहा जाता था। समय के मेजरमेंट के लिए, टाइम के लिए गोधूलि को लिया जाता था और गायों की चोरी को बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। गायों की रक्षा के लिए तमाम देवताओं की स्तुति की जाती थी। तो इस प्रकार से गायें और विनिमय प्रणाली इन मतलब ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख आधार थे। हम देखें कि ऋग्वैदिक मंत्रों में 24 बार कृषि शब्द आया है और व्यापार एवं वाणिज्य को पणी लोग करते थे, पणी वर्ग के लोग आते थे। निश्र का उल्लेख हुआ है, जो संभवतः हार जैसी चीज रही होगी, स्वर्ण आभूषण रहा होगा। और समुद्र शब्द आया जरूर है, लेकिन संभवतः आर्य लोग समुद्र से परिचित नहीं रहे होंगे। इसे एक विशाल जल राशि के रूप में ही उन्होंने समझा होगा। एक स्थान पर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि भाई ऋग्वेद में एक जगह पर मंजुवंत पर्वत की बात की गई है और अभी मैंने चर्चा करा था कि मंजुवंत पर्वत हिमालय की एक चोटी थी जहां पर सोम रस का की बात मतलब स्वीकार की जाती है। ऐसे ही विवरण में एक बड़े जलयान की बात को स्वीकार की गई है और वो जलयान समुद्र में अथाह जल में भटक गया तो अश्वन कुमारों से प्रार्थना करने का एक प्रसंग जो है मिलता है कि भाई हमारे जलयान की रक्षा कीजिए। तो इसी तरह से व्यवसाय में कोई पद आनुवांशिक नहीं हुआ था, बल्कि तक्षा को बढ़ई के रूप में जाना जा रहा है और कर्मा को धातु कर्म करने के रूप में जाना जा रहा है। जुलाहे थे। आयश की बात यहाँ पर हो रही है। अयस धातु का उल्लेख मिलता है यहाँ पर, जिससे बर्तन आदि बनाए जाते थे। अयस की पहचान संदिग्ध है। कुछ लोग इसे तांबा कहते हैं, कांसा कहते हैं, कुछ लोग लोहा भी बताते हैं। मतलब लेकिन अभी लोहे का स्पष्ट पुष्टि इस वैदिक वाङ्मय में नहीं दिख रही है। अब आते हैं धर्म पर। हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो बहुदेववाद के दर्शन यहाँ पर होते हैं और जो बाद में एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति में बदलता दिखता है। आर्यों का प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधि है जिनका मानवीकरण किया गया है। हमने देखा कि आर्य लोग प्रकृति की जिन चीजों को आश्चर्यजनक समझे, जिन गुत्थियों को वो नहीं सुलझा पाए, उन्हीं का दैवीकरण कर दिया। प्रकृति का दैवीकरण किया गया। मानवीय एवं इहलौकिक दृष्टि उनकी है और जीवन में युद्ध का अत्यधिक महत्व, युद्ध के कारण जो है इंद्र देवता का व्यापक चलन, व्यापक महत्व ऋग्वैदिक युग में दिखता है। करीब 250 मंत्र ऐसे हैं जो इंद्र को समर्पित है। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुख था। हम देखते हैं कि आर्यों के सभी देवता जो जैसे इंद्र हो गए, अग्नि को एक तरह से मिलाने वाला देवता माना जाता है। जब हम कोई भी हव्य देते हैं तो देवताओं तक वही लेके जाती है। तो इंद्र, अग्नि, ये सारे देवता उनके लौकिक हितों की पूर्ति के लिए हैं। और वही बात जब हम कहते हैं कि तमाम जो यज्ञ हो रही है, कर्मकांड हो रही है, इसके पीछे भी इहलौकिक यानी इस देशज युग में हम सुख शांति प्राप्त कर सके, यही उद्देश्य है। और बाद के वर्षों में देखते हैं कि उपनिषद काल तक आते आते वैदिक धार्मिक देवताओं के जो मंतव्य हैं धर्म के देवताओं के प्रति, उसमें बदलाव होता है। यहाँ इहलौकिक की जगह पारलौकिक चिंतन की बात दिखती है। जितने उपनिषद हैं, कठ, मांडोक, यहाँ पर आत्मा, परमात्मा, ईश्वर जैसे एक जो अमूर्त चिंतन है उसकी धारा एक शुरू होती है। तो कहते हैं कि वैदिक धर्म तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की मांगों के विपरीत जब पढ़ने लगा तो उपनिषदों में इसका विद्रोह हमें दिखता है। ये सारी चीजें हमको दिखती हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं
कि जो वैदिक पीरियड है वो उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक पीरियड का जो धर्म है, समाज है और राजनीति है। तो राजनीति को कहें तो सामाजिक रूप से अर्ध काबिलाई खानाबदोश यायावर समाज था, जो घुमंतु और चरवाहे थे। कृषि प्रणाली ऋग वैदिक समाज में मंदम है। धर्म के प्रति मान्यताएं उनकी इहलौकिक हैं और उत्तर वैदिक काल में आते आते वो धर्म के प्रति और व्यवहारिक हो जाते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए।